हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम अपराध की मनोवैज्ञानिक व्याख्या पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है अपराध की प्रत्यक्षवादी व्याख्या पर चर्चा की थी। अपराध की व्याख्या से संबंध यह है कि अपराध के कारण क्या हैं, इसको बताने का प्रयास समाजशास्त्रियों ने, अलग अलग व्याख्याकारों ने अलग अलग तरह से बताया है। उसी पर हम आज चर्चा करेंगे। तो अपराध की व्याख्या जो मनोवैज्ञानिक आधार पर करते हैं, उन समाजशास्त्रियों के आधार पर आज हम अपराध की व्याख्या देखेंगे। यह वीडियो बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अपराध पेपर से संबंधित है, जो कि द्वितीय चैप्टर से संबंधित है, द्वितीय प्रश्न पत्र के। और ये वीडियो साथ ही उन लोगों के भी काम आएगा जो लोग समाजशास्त्र विषय में किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपने इससे पहले जो हमने अपराध की प्रत्यक्षवादी व्याख्या पर चर्चा की है उस वीडियो को नहीं देखा है, तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ ही आई बटन में दे दूंगा, जहां से आप उसे देख पाएंगे। और इस वीडियो अपराध की मनोवैज्ञानिक व्याख्या का PDF डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। अपराध की मनोवैज्ञानिक व्याख्या। अपराध के संबंध में जो है अलग अलग समाजशास्त्रियों के द्वारा बहुत अलग अलग तरह से व्याख्या की गई। अपराध शास्त्रीय व्याख्या और प्रत्यक्षवादी व्याख्या करने वालों के अलावा अतिरिक्त ऐसे भी विद्वान हैं जिन्होंने जो है, ऐसे बहुत सारे विद्वानों की संख्या है जिन्होंने जो है अपराध की व्याख्या मनोवैज्ञानिक आधार पर की और उन्होंने अपराध के कारणों को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। तो जिन अपराध शास्त्रियों ने अपराध की मनोवैज्ञानिक आधार पर व्याख्या की, उनकी सामान्य धारणा यह है कि अपराध के कारणों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या जो है व्यक्ति के मानसिक हीनता और अपराध के मध्य का संबंध पता लगाने से संबंधित रही है। ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि अपराध के कारणों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या जो है व्यक्ति के मानसिक हीनता यानी कि दुर्बल मानसिकता तथा अपराध के मध्य संबंध पता लगाने से संबंधित रही है। चार्ल्स गोरिंग जो एक अपराध शास्त्री हैं, उन्होंने इंग्लैंड के अपराधियों के अध्ययन के आधार पर बताया कि जेल के बंदियों में सामान्य लोगों के तुलना में जो है कमजोर मानसिकता अधिक होती है। उन्होंने यह निष्कर्ष, चार्ल्स गोरिंग ने जब अध्ययन किया तो उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने इंग्लैंड के अपराधियों का अध्ययन किया और उसके आधार पर यह बताया कि जेल में जो बंदी हैं यानी कैदी होते हैं, उनमें सामान्य लोगों की तुलना में जो है उनकी मानसिकता जो होती है वह कमज़ोर होती है, कमज़ोर मानसिकता अधिकतर होती है। और गोरिंग की जब इस प्रकार से दावे कर दिए जाने के आधार पर कई विद्वानों ने तो यह मान लिया कि मानसिक हीनता जो है अपराध का एक कारण है, यानी कि दुर्बल मानसिकता या मानसिक स्तर का कमज़ोर होना या मंद बुद्धि होना जो है अपराध का एक कारण है, यह मानकर चलने लगे। इसके अलावा मनोवैज्ञानिकों की एक सामान्य धारणा यह भी रही कि अधिकांश जो अपराधी होते हैं मंद बुद्धि के होते हैं। मनोवैज्ञानिकों की एक सामान्य धारणा यह भी रही कि अधिकांश जो अपराधी होते हैं वो मंद बुद्धि के होते हैं, जिससे वे आपराधिक व्यवहार के परिणामों का मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि जो अपराधी व्यक्ति होता है वह मंद बुद्धि होता है, उसका दिमाग कमजोर होता है, जिसकी वजह से आपराधिक व्यवहार के परिणामों का मूल्यांकन नहीं कर पाता। यदि मैं कोई अपराध करूंगा या हत्या करूंगा, चोरी करूंगा, तो इसका क्या परिणाम होगा, इस परिणाम का वो मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। तो इस अपराधी व्यवहार की व्याख्या में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने जो है मनोविश्लेषण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसमें मनोविश्लेषण के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है आपराधिक व्यवहार की व्याख्या में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने किया और इस व्याख्या के जन्मदाता जो हैं सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। सिगमंड फ्रायड को अपराध के मनोविश्लेषण के सिद्धांत का प्रतिपादन, मनोवैज्ञानिक आपराधिक व्यवहार के व्याख्या में मनोवैज्ञानिक
विश्लेषण के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किया, उसमें सिगमंड फ्रायड प्रमुख थे, इस व्याख्या के जन्मदाता। और फ्रायड के अनुसार कि उन्होंने बताया कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण जो होता है वह 3 मानसिक तत्वों के द्वारा होता है। उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है वह 3 मानसिक तत्वों के द्वारा होता है। उन्होंने बताया कि ईड, ईगो और सुपर ईगो, ये 3 तत्व हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और उन्होंने पहला चीज बताया ईड। ईड का संबंध व्यक्ति के मस्तिष्क के उन विशेषताओं से है जो उसे जन्म से प्राप्त होती है। ईड का संबंध जो है व्यक्ति के किससे संबंधित है? जन्म से प्राप्त होती है। जन्म से प्राप्त व्यक्ति के मस्तिष्क की विशेषता जो है, किसी व्यक्ति का ईड का संबंध जो है किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के उन विशेषताओं से है जो उसे जन्म से प्राप्त होती है, जन्मजात लक्षणों से है। दूसरा उन्होंने कहा कि ईगो का संबंध जो होता है उन मानसिक अवस्था से है जो व्यक्ति को वास्तविकता से परिचित कराता है। ईगो व्यक्ति को ये कहता है कि ईगो जो है समाज में वास्तव में जो चीज़ें चल रही हैं, यथार्थ स्थिति है, उस स्थिति से व्यक्ति का परिचय कराता है। व्यक्तित्व निर्माण के दूसरे तत्व ईगो जो है वह जो है क्या करता है, व्यक्ति को समाज की वास्तविकता से परिचित कराता है। और सुपर ईगो की जो प्रवृत्ति होती है वह नैतिक होती है। बहुत ज़्यादा नैतिकता वाली बात, सुपर ईगो की अवस्था की प्रवृत्ति की जो विशेषता होती है वह बहुत नैतिक होती है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण जो है ईड, ईगो और सुपर ईगो से होता है। ईड जो है व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति होती है जो जन्म से प्राप्त होती है और वह जो है हमेशा सुख प्राप्त करने की कोशिश करता है। और जो सुपर ईगो होता है वह उच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। वह जो है उच्च नैतिक अवस्था की बात करती है। और ईड और सुपर ईगो के बीच संतुलन करने का काम, यानी कि का काम जो है ईगो करता है। व्यक्ति की ईगो का संबंध उन मानसिक अवस्थाओं से होता है जो व्यक्ति को वास्तविकता से परिचित कराता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को यदि लड्डू खाने का मन लगता है, तब व्यक्ति को लड्डू खाने का मन लगता है। अब मान लो उस व्यक्ति के पास यदि पैसे नहीं हैं तो उसका ईड वाला जो मस्तिष्क होगा वह किसी भी अवस्था में सुख प्राप्त करना चाहता है। इसलिए ईड बोलेगा कि मतलब जो है लड्डू के दुकान पे चले जाओ और लड्डू को चोरी कर लो और लड्डू खा लो। तो फिर जो सुपर ईगो वाली व्यक्ति की जो प्रवृत्ति, व्यक्तित्व के निर्माण की सुपर ईगो वाली प्रवृत्ति जो उच्चतम नैतिक अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, वह बोलेगा कि चोरी करना पाप है, इससे अच्छा है कि हम लड्डू नहीं खाएंगे लेकिन चोरी नहीं करेंगे। और इस तरह से ईड और सुपर ईगो के बीच संतुलन करने का काम ईगो करता है। व्यक्ति का ईगो जो है इन दोनों अवस्थाओं के बीच क्या करेगा, संतुलन करेगा। वो बोलेगा कि यदि लड्डू खाने हैं, तुम्हारे पास यदि पैसे नहीं हैं तो मेहनत करो, पैसा कमाओ और फिर उस पैसे से जो है लड्डू खरीद के ले आओ और लड्डू खा लो। तो इस तरह से जो है ईगो जो है ईड और सुपर ईगो के बीच संतुलन का काम करता है। और जब तक ये ईड और सुपर ईगो के बीच संतुलन बना रहता है तभी समाज जो है बढ़िया चलते रहता है। तो इस तरह से जब जब जो है ईगो अपना काम करना बंद कर देगा, संतुलन का काम नहीं करेगा और ईड यदि हावी हो जाएगा और ईड के यदि हावी हो जाएगा तो फिर जो है समाज में अपराध बढ़ने लगेगा, क्योंकि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त करना चाहेगा। क्योंकि ईड व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, जन्मजात प्रवृत्ति जो कि एक तरह से पाश्विक प्रवृत्ति होती है। किसी भी तरह से सुख प्राप्त करना क्या सही है क्या गलत है इसको जाने बगैर सुख प्राप्ति की ओर ही जाना जो है ईड की प्रवृत्ति होती है। यह मस्तिष्क का
कि वह प्रवृत्ति होती है जिसे व्यक्ति जन्म से प्राप्त करता है, और यदि ऐसा ईड का प्रभाव यदि बढ़ने लगेगा तो समाज में जो है अपराध क्या होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। फ्रायड ने आगे स्पष्ट करते हुए बताया कि ईड, ईगो और सुपर ईगो जो होते हैं एक दूसरे से पूरी तरह से पृथक नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे से क्या हैं, ये संबंधित पक्ष हैं, ये एक दूसरे से संबंधित हैं। ईड जो है, जैसा कि मैं बताया कि ईड जो होता है वह क्या होता है, पूरी तरह से सुख प्राप्त करने की इच्छा से प्रभावित होता है, जबकि सुपर ईगो जो होता है वह क्या होता है, व्यक्तिगत व्यवहारों को अधिक से अधिक नैतिक बनाने में रुचि लेता है। वह कहता है, जैसे कि मैं जिस उदाहरण में बात किया, ईड की अवस्था में क्या बोलता है व्यक्ति, लड्डू खाना है, ये सुख प्राप्त करने की इच्छा है, कैसे भी करके लड्डू खाना है तो चोरी कर लो, लड्डू खा लो। जबकि सुपर ईगो क्या करता है, अधिक व्यक्ति के व्यवहार को अधिक नैतिक बनाने में रुचि लेता है। वो कहता है कि रुक जाओ, लड्डू नहीं खाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन चोरी हम नहीं करेंगे। इस तरह से व्यक्ति को क्या कर दिया, वो चोरी करने से रोक दिया। इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का काम जो है कौन करता है, ईगो का है। ईगो व्यक्ति को अपनी यथार्थ परिस्थितियों का बोध करा करके, वास्तविक परिस्थितियों का बोध करा करके एक ऐसा रास्ता ढूंढने का प्रयत्न करता है जिससे पूर्ण सुख की अवस्था और पूर्ण नैतिकता के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सके। जब व्यक्ति कहता है कि लड्डू खाना है, चोरी करके भी लड्डू खा लें, ईड वाली अवस्था है। सुपर ईगो वाली अवस्था में क्या होता है, लड्डू नहीं खाएंगे, भले ही चोरी नहीं करेंगे, इससे अच्छा लड्डू नहीं खाएंगे। तो जो ईगो है वो बोलता है कि यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मेहनत करो और पैसे कमाओ, और पैसा कमा करके दुकान जाकर लड्डू लेके आ जाओ और लड्डू खा लो। तो इस तरह से ईड और सुपर ईगो के बीच को जोड़ने का काम कौन करता है, ईगो करता है। पूर्ण सुख और पूर्ण नैतिकता के बीच सामंजस्य स्थापित करने का काम जो है ईगो करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब तक ईड, ईगो और सुपर ईगो के बीच संतुलन बना रहता है तब तक जो है व्यक्तित्व भी संतुलित रहता है। इसके विपरीत यदि जैसा कि मैं बताया, ईगो यदि प्रभावपूर्ण ढंग से काम नहीं कर पाता तो ईगो यदि प्रभावपूर्ण ढंग से काम नहीं कर पाता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में ईड का प्रभाव बढ़ने लगेगा, यानी सुख प्राप्त करने की इच्छा बढ़ने लगेगी, और किसी भी तरीके से सुख प्राप्त करने की इच्छा बढ़ेगी। और यह प्रभाव जितना अधिक बढ़ता जाता है, व्यक्ति जो है क्या करेगा, परिस्थितियों पर ध्यान दिए बिना ही क्या करने लगेगा, प्रत्येक उस काम को करने का प्रयत्न करेगा जिससे उसे सुख प्राप्त हो सके। तो यही सुखवाद, यानी किसी भी तरीके से सुख प्राप्त करने की प्रवृत्ति जो होती है वो क्या बन जाती है, अपराध का कारण बन जाता है। तो इस तरह से जो है फ्रायड ने ईड, ईगो और सुपर ईगो व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण के 3 पक्षों के आधार पर जो है उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है सुखवादी की अवधारणा जो है आपराधिक व्यवहार का कारण बन जाती है। इसके अलावा हेनरी गोगार्ड ने जो है बुद्धि परीक्षणों के परिणामों के आधार पर अपने प्रतिवेदन में बतलाया कि किस तरह से जो है बाल अपराध या फिर वयस्क अपराध के पीछे का एक प्रमुख कारण जो होता है, बाल अपराध या फिर वयस्क अपराध के पीछे का प्रमुख कारण जो है मानसिक हीनता या निम्न स्तरीय मानसिकता होती है, ऐसा उन्होंने बताया। गोगार्ड ने बताया कि मानसिक कमजोरी अथवा मंद बुद्धि जो होती है वह क्या होती है, अनुमानसिक होती है, और यह परिस्थितियों और जीवन की घटनाओं से कम ही प्रभावित होता है। मानसिक कमजोरी अथवा मंद बुद्धि जो होती है वह अनुमानसिक होता है, यह परिस्थितियों से और जीवन की घटनाओं से कम ही होता है। साथ ही साथ गोगार्ड ने इस बात पर जोर दिया कि अपराधी जो है जन्मजात नहीं होते हैं। गोगार्ड ने कहा कि अपराधी जो हैं जन्मजात नहीं होते हैं बल्कि बनाए जाते हैं। लेकिन गोगार्ड ने यह बात नहीं मानी कि प्रत्येक मंद बुद्धि व्यक्ति जो होता है वह अपराधी ही होता है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वह यदि व्यक्ति मंद बुद्धि है तो वह संभावित अपराधी हो सकता है,
लेकिन उसका अपराधी बनना जो है उन्होंने कहा कि दो चीज़ों पर आधारित होगा। पहला उसके स्वभाव पर और दूसरा उसके पर्यावरण पर। किसी व्यक्ति के अपराधी बनने में उस दो चीज़ें डिपेंड करेंगी कि उसका स्वभाव कैसा है और उसका पर्यावरण कैसा है। तो इस तरह से स्पष्ट है कि मंद बुद्धि जो है अनुवांशिक हो सकती है, व्यक्ति मंद बुद्धि हो सकता है अनुवांशिक रूप से, लेकिन अपराधिता जो है अनुवांशिक नहीं है, ऐसा उन गोगार्ड ने कहा। अपराधिता जो है अनुवांशिक नहीं है। और ये मानसिक दुर्बलता जो है एक ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति में बौद्धिक विकास न हो पाने के कारण वह समाज से अधिक समायोजन नहीं कर पाता है। यदि किसी व्यक्ति में यदि मानसिक दुर्बलता है तो ऐसी दशा में जो है व्यक्ति में बौद्धिक विकास नहीं हो सका होता है और जिससे वह जो है समाज से अधिक समायोजन नहीं कर पाता है। यह मानसिक दुर्बलता जो होती है वह जन्मजात भी हो सकती है और इसके अलावा किन्हीं विशेष परिस्थितियों से भी उत्पन्न हो सकती है। ये दोनों ही सिचुएशन हो सकते हैं। तो अनेक मनोवैज्ञानिकों ने इस तरह से यह निष्कर्ष निकाला कि मानसिक दुर्बलता अपराध का प्रमुख कारण रही है। किसी न किसी तरह से मानसिक दुर्बलता जन्मजात भी हो सकती है, किसी परिस्थिति विशेष से उत्पन्न हो सकती है और मानसिक तो इस आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने, विभिन्न समाज अपराध शास्त्रियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि मानसिक दुर्बलता जो है अपराध का प्रमुख कारण है। आगे हम लोग देखते हैं इस अपराध की मनोवैज्ञानिक व्याख्या की समालोचना। इस मनोवैज्ञानिक व्याख्या की समालोचना करते हुए सदरलैंड ने जो है अपराध से संबंधित बुद्धि परीक्षण करके यह निष्कर्ष निकाला कि अपराधियों का एक बहुत कम प्रतिशत ही ऐसा है। उन्होंने बुद्धि परीक्षण किया और उसके बाद यह निष्कर्ष निकाला कि अपराधियों का एक बहुत कम प्रतिशत ऐसा है जिन्हें मानसिक रूप से दुर्बल कहा जा सकता है। जेलेनी एक अपराध शास्त्री हैं, उन्होंने भी यह पाया कि सामान्य बुद्धि वाले अपराधियों की तुलना में मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों की संख्या जो है आधी से भी कम होती है। जिन अपराधियों को उन्होंने देखा और परीक्षण किया, उसके आधार पर, बुद्धि परीक्षण के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि अपराधियों का एक बहुत कम प्रतिशत होता है जिन मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। सामान्य बुद्धि वाले अपराधियों की तुलना में मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों की संख्या आधी से भी कम होती है। तो इस आधार पर इस सिद्धांत की जो है आलोचना की जाने लगी। दूसरा एक विशेष तथ्य यह है कि मानसिक दुर्बलता के आधार पर जिन कैदियों को कुछ विशेष प्रकार के जेलों में रखा गया कि ये मानसिक रूप से दुर्बल हैं, ऐसा करके वे भी सामान्य कैदियों की तरह ही संतुलित व्यवहार करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वास्तव में मानसिक रूप से वे उतने दुर्बल नहीं होते हैं जैसा कि सामान्य रूप से समझा जाता है। अगला, हेली तथा ब्रोनर ने अपने विचारों से यह निष्कर्ष दिया कि गंभीर अपराधियों की बुद्धि का औसत स्तर जो होता है वह जो है सामान्य अपराधियों की तुलना में कहीं ऊंचा होता है। हेली और ब्रोनर ने देखा कि जो गंभीर अपराध करने वाले लोग होते हैं उनका औसत स्तर यानी उनका बुद्धि का स्तर जो होता है सामान्य अपराधियों की तुलना में ज़्यादा ऊंचा होता है। उन्होंने 4000 गंभीर अपराधियों के अध्ययन में केवल 13% को ही मानसिक रूप से दुर्बल पाया। तो इस तरह से इस आधार पर भी गंभीर अपराधियों के उच्च मानसिक स्तर होने की वजह से इस सिद्धांत की जो है आलोचना की जाने लगी। इसके अलावा फ्रायड ने जो अपराध के संबंध में जिस मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत को प्रस्तुत किया उसका कोई प्रामाणिक आधार नहीं है। जिस मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत को फ्रायड ने प्रस्तुत किया उसका भी कोई जो है प्रामाणिक आधार नहीं है। फ्रायड के अनुसार व्यवहार का मुख्य कारण व्यक्ति की जो है जन्मजात प्रवृत्तियों का अधिक प्रभावपूर्ण होना है। उन्होंने कहा कि ईड जब ज़्यादा हावी हो जाता है यानी व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्तियां जब अधिक प्रभावपूर्ण हो जाती हैं तब व्यक्ति जो है अपराध करता है। तो मूल प्रवृत्तियों को ना तो देखा जा सकता है और ना ही इसकी माप हो सकती है। मूल प्रवृत्ति व्यक्ति में कितना है यह ना तो देखा जा सकता है और ना ही इसकी कोई माप हो सकती है। और ईड, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा भी जो फ्रायड ने दिया वह काफ़ी काल्पनिक लगती है। तो इस आधार पर ये जो है अपराध की मनोवैज्ञानिक व्याख्या करने वालों
की जो है इन की आलोचना की जाती है कि मनोवैज्ञानिक व्याख्या जो है काफ़ी काल्पनिक लगती है, और इस तरह से ये अपराध शास्त्री इनकी आलोचना करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है अपराध की मनोवैज्ञानिक व्याख्या समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके कुछ काम आ सकते हैं तो इस वीडियो को इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो है आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। तब आगे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।